नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बीमार भाई को देखने आई बहन ने जब भाभी का किया अपमान तो माँ ने दिया उसे करारा जवाब। मानसी की आंख खुलते ही नज़र सीधे घड़ी पर गई। ओह, आज फिर लेट हो गई मैं। उसने जल्दी से उठकर बालों का जूड़ा बनाया और बेड पर सोते हुए अपने 6 महीने के बेटे वंश को देखा और जल्दी से कमरे से निकलकर किचन में आई तो देखा उसकी सास सुनंदा जी चाय छान रही थी। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मम्मी जी, वंश ने पूरी रात परेशान किया इसलिए मैं पूरी रात सो नहीं सकी, इसलिए आंख लेट खुली है। लाइए अब मैं कर देती हूँ। सुनंदा जी तेज नज़रों से देखते हुए चाय और नाश्ता ले जाकर अनिकेत और उसके पिता रमाशंकर जी के आगे रख दिया। तब मानसी अनिकेत से बोली, अनिकेत, मैं आपके लिए जल्दी से लंच तैयार कर देती हूँ। अनिकेत ने कहा, तुम रहने दो, मैं लेट हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, आज मैं वहीं कैंटीन से लेकर खा लूंगा। अनिकेत नाश्ता करके ऑफिस के लिए चला गया। उसके जाते ही सुनंदा जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। आजकल की बहुओं को तो बस बच्चों का बहाना चाहिए। अरे बच्चे तो हमने भी पाले हैं, लेकिन हमारी आंख तो कभी लेट नहीं खुली। भोर होने से पहले ही उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके ही किचन का रुख करते थे, लेकिन आजकल की लड़कियों को तो बहाने बनाने से फुर्सत नहीं है। उनको बड़बड़ाते हुए देखकर मानसी की आंखों में आंसू आ गए। वंश के पेट में शायद दर्द था जिसकी वजह से वह पूरी रात रोता रहा। उसने उसे दवा भी दी लेकिन आराम नहीं हुआ। अनिकेत भी परेशान होकर अपना तकिया लेकर दूसरे कमरे में चला गया क्योंकि उसे सुबह को ऑफिस जाना था, लेकिन वह तो कहीं जा नहीं सकती थी क्योंकि वह तो एक माँ थी, माँ जो अपने बच्चे के दुख में दुखी हो जाती है। वंश को सुबह के टाइम कुछ आराम हुआ तब वह सोया और उसके साथ ही वह भी सो गई। सुबह को सोने की वजह से उसकी आंख लेट खुली और उसका लेट उठना ही उसके लिए मुसीबत बन गया। अब उसे पता था कि सुनंदा जी सारे दिन ऐसे ही बात बात पर उसे ताने देती रहेंगी। सुनंदा जी शाम तक उसे बात बात पर टोकती और ताने देती रहती हैं। रात को जब अनिकेत कमरे में सोने के लिए आता है तब मानसी करवट बदल कर लेट जाती है। अनिकेत जैसे ही उसे अपनी तरफ पलटता है उसकी आंखों में आंसू देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आज फिर मम्मी ने कुछ कहा क्या? अनिकेत की बात सुनकर उसके रोने में और भी तेजी आ गई। तब अनिकेत ने कहा, देखो मानसी, मम्मी की बात का बुरा मत माना करो, उनकी बात दिल पर मत लिया करो। वह बस जुबान से कड़वा बोलती हैं, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है, वह दिल की बुरी नहीं है। लेकिन अनिकेत, मम्मी जी जब बात बात पर मुझे टॉर्चर करती हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यह तो आपको भी पता है कि वंश रात में कितना परेशान करता है, लेकिन मम्मी जी को तो ऐसा लगता है जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं जानता हूँ मानसी, लेकिन मैं मम्मी को कुछ नहीं कह सकता। मैं अगर उनसे कुछ कहूँगा तो वह फिर भी नाराज़ हो जाएंगी और कहेंगी तुमने मुझे सिखा कर भेजा है, तुम्हें और 4 बातें सुनाएंगी, इसलिए मेरे खातिर थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो। अनिकेत के इस तरह से प्यार से समझाने से मानसी समझ गई। मानसी और अनिकेत की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। अनिकेत की फैमिली में उसकी मम्मी नंदा जी, पिता रमाशंकर जी जो रिटायर्ड प्रोफेसर थे, और एक बहन मीरा जिसकी शादी अनिकेत की शादी से पहले ही हो चुकी थी। अनिकेत एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। मानसी जब शादी करके इस घर में आई थी तब सुनंदा जी उससे बहुत अच्छे से पेश आती थी, बड़े प्यार से बोलती थी। वह भी खुशी खुशी सारे कामों को संभाले हुए थी। लेकिन वंश के पैदा होने के बाद उसकी रूटीन में चेंज आ गया था। वंश दिन में तो फिर भी सही से सो लेता था, लेकिन रात में वह बार बार जागता रहता था, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी और इसी वजह से सुबह को उसकी आंख लेट खुलती थी। उसकी परेशानी समझने के बजाय सुनंदा जी टिपिकल सास बन गई थी। वह उसे बात बात पर उसके लेट उठने पर ताने मारती रहती थी। मानसी बेटा, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चाय के साथ पकौड़े और हलवा भी बना लेना, और अगर तुम्हारा किसी चीज़ को दिल कर रहा हो तो वह भी बना लेना। लाओ, वंश को मुझे दे दो, जब तक तुम काम करोगी मैं इसे खिला लूँगा। रमाशंकर जी ने मानसी से वंश को लेते हुए कहा। शाम का वक्त हो रहा था और रमाशंकर जी बाहर से अभी घूम कर आए थे। ठीक है पापा जी, मैं अभी बना रही हूँ, मानसी ने मुस्कुरा कर कहा और किचन में जाकर सूजी भूनने लगी। मानसी बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? रमाशंकर जी ने सुनंदा जी को घर में ना देखकर मानसी से पूछा। पापा जी, मम्मी जी पड़ोस में गई हुई हैं। थोड़ी देर बाद ही सुनंदा जी घर में आई तो देखा
रमाशंकर जी तो पोते को खिला रहे हैं और घर में सूजी के भुनने की खुशबू घर में फैल रही है। यह देखकर वह जोर जोर से बड़बड़ाने लगी और कहने लगी, भाई आजकल की बहुओं को तो अपनी मर्जी ही करनी होती है। मजाल है जो सास से पूछकर कोई काम कर ले। आजकल की बहू के तो मज़े हैं, बच्चों को तो सास ससुर खिला लेते हैं और वह अपने लिए कुछ भी बनाए और कुछ भी खाएं। एक हम थे, मजाल है जो अपनी मर्जी से कुछ बनाकर खा लें, और तो और अपने बच्चों को भी हमें ही संभालना होता था। सुनंदा जी के ताने सुनकर मानसी का मन हुआ कि वह जाकर अभी कह दे कि वह अपने मन से कुछ नहीं कर रही है। पापा जी के कहने पर वह यह सारे पकवान बना रही है। वह तो अभी सोच ही रही थी कि तभी पापा जी की आवाज़ आई, अरे भाग्यवान, क्यों बहू को हर वक्त कुछ ना कुछ सुनाती रहती हो। और वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना रही है, मैंने ही उसे बनाने को कहा था। और अगर वह अपनी मर्जी से कुछ बना भी लेगी तो यह उसका भी घर है, और यह मुझे भी पता है कि अपने टाइम में तुम कितना काम करती थी। यह कहकर रमाशंकर जी हंसने लगे तो सुनंदा जी ने उन्हें घूर कर देखा तो वह मुस्कुरा कर रह गए। मानसी का जो अभी गुस्सा आ रहा था वह सास ससुर की मीठी नोक झोंक सुनकर खत्म हो गया था। तब तक वह पकौड़े, हलवा और मठरी चाय वगैरह के साथ उन दोनों को दे आई। मानसी को जहाँ सास के तानों से दुख होता था, वहीं ससुर और अनिकेत को अपना पक्ष लेते देखकर सुकून भी महसूस होता था। मानसी, अनिकेत को फ़ोन करके कह दो कि वह आते वक्त मेरी दवाई लेते आएगा, सुनंदा जी ने मानसी से कहा। उसकी बात सुनकर मानसी बोली, मम्मी जी, मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था, वह कह रहे थे कि दवाई लेते आ जाएंगे। और मानसी यह कहकर रात के खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। सुनंदा जी वंश को खिला रही थी और रमाशंकर जी बाहर गए थे। तभी सुनंदा जी को फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई अनजान व्यक्ति था। वह बोला, क्या आप अनिकेत के घर से बोल रही हैं? हाँ, मैं सुनंदा, अनिकेत की मम्मी बोल रही हूँ। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी बात सुनकर सुनंदा जी को सदमा लगा और वह जैसी थी वैसी ही बैठी रह गईं। तभी मानसी वहाँ आई और बोली, मम्मी जी, किसका फ़ोन था? लेकिन सुनंदा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें इस तरह फ़ोन कान से लगाए देखकर मानसी को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। तभी उसने सुनंदा जी से फ़ोन लेकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से कोई अभी भी हेलो हेलो कर रहा था। मानसी बोली, जी कहिए, क्या बात है? मैं ये कह रहा था कि आप अनिकेत के घर से बोल रही हैं। जी हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। तब उसने बताया कि अनिकेत हॉस्पिटल में भर्ती है, आप वहाँ आ जाइए। और उसने अस्पताल का पता बता दिया। लेकिन यह सुनकर मानसी की भी हालत ख़राब हो गई और फ़ोन उसके हाथ से छूटकर गिर गया। वह रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोस वाली करुणा ताई वहाँ आई और मानसी से पूछा कि क्या बात है। तब मानसी ने रोते हुए बड़ी मुश्किल से सारी बात उन्हें बताई और फिर से रोने लगी। तभी करुणा जी अपने बेटे को बुला कर लाई और उनका बेटा रमाशंकर जी को भी बुला लाया और वह सब अस्पताल के लिए रवाना हो गए। वंश को तरुणा ताई ने अपने पास ही रख लिया था। वहां जाकर देखा तो अनिकेत की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वह तो अच्छा था। जिस अजनबी ने उन्हें फ़ोन किया था उसने टाइम पर अनिकेत को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो मानसी दौड़कर वहां पहुंची। उनसे अनिकेत के बारे में पूछा। डॉक्टरों ने बताया कि अनिकेत खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी टांग बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई है। वह कम से कम साल भर तक चल नहीं पाएगा या उससे भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। यह सुनकर मानसी की रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई। लेकिन फिर उसने अपने सास ससुर की तरफ देखा और खुद को संभाला। उनसे बताया कि अनिकेत अब खतरे से बाहर है, जैसे ही उन्हें होश आ जाएगा हम उनसे मिल लेंगे। यह सुनकर सुनंदा जी और रमाशंकर जी को कुछ सुकून हुआ। तब उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ, वंश को तुम्हारी ज़रूरत है, हम यहाँ हैं। लेकिन मानसी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन सबके समझाने पर वह वंश के पास चली गई और उसको दूध पिलाकर सुलाकर वापस तरुणा ताई के पास छोड़ आई। कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद अनिकेत को भी होश आ गया था। वह सब अनिकेत से मिलने पहुँचे। मानसी और सुनंदा जी तो अनिकेत को पट्टियों से जकड़ा देखकर ही रोने लगे। तब डॉक्टरों ने उन्हें वहाँ से बाहर भेज दिया। रमाशंकर जी बाहर आए और उन दोनों से कहा, तुम दोनों उसके सामने इस तरह रोओगी तो उसकी तो हिम्मत ही टूट जाएगी। इसलिए अब जब भी उससे मिलने जाओ तो उसके सामने रोना नहीं।
मानसी और सुनंदा जी ने वादा किया कि अब वह नहीं रोएंगी और फिर अनिकेत से वह मिलने चली गई। अनिकेत के एक्सीडेंट की खबर सुनकर सभी रिश्तेदार मिलने आ रहे थे और 8 दिन बाद डॉक्टरों ने अनिकेत को डिस्चार्ज कर दिया। अनिकेत घर आ गया, लेकिन उसे देखने वालों का तांता लगा हुआ था। एक तो अनिकेत के एक्सीडेंट की वजह से लगभग उनकी जो भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई थी और अब ऊपर से रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। वह लगभग बिल्कुल खाली हो चुके थे, लेकिन रिश्तेदारों की आवभगत करनी भी तो ज़रूरी थी। इधर रीमा रोज़ाना कभी अपनी सास, ताई सास, बुआ सास या फिर अपनी देवरानी, जेठानी, ननद किसी न किसी को लेकर रोज़ाना ही आ जाती और रीमा दोपहर शाम का खाना खाए बिना नहीं हिलती थी। उधर जब मानसी के घर वाले भी अनिकेत को देखने के लिए आए, तब मानसी की मम्मी किचन में उसके पास जाकर उससे बोली, मानसी बेटा, यह ले कुछ पैसे हैं, फिलहाल तुम्हें ज़रूरत होगी, तुम्हारे काम आएंगे। सुनंदा जी किचन में बंस के लिए दूध लेने आ रही थी। जब उन्होंने मानसी की मम्मी को यह बात कहते हुए सुना, उनके कदम वहीं रुक गए। वह देखना चाहती थी कि मानसी अपनी मम्मी से पैसे लेती भी है या नहीं। तभी उन्हें मानसी की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी, यह पैसे आप ही रख लीजिए, आपने हमारी फिक्र की यही बहुत है, लेकिन मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकती। मानसी, कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो? तुम्हारे बच्चे का साथ है, कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही है, तुम यह पैसे अपने पास रखो। उनकी बात सुनकर मानसी बोली, मम्मी, यह हमारा पूरा परिवार एक है, इसमें तेरा मेरा जैसी कोई चीज़ नहीं, जो भी है, जितना भी है, सबका है, आप फिक्र मत कीजिए, हम कैसे ना कैसे मैनेज कर लेंगे। यह कहकर मानसी ने वह पैसे अपनी मम्मी को वापस दे दिए। मानसी की बात सुनकर सुनंदा जी को मानसी की बात बहुत अच्छी लगी और वह वापस चली गई। तब जाते हुए मानसी की मम्मी ने वही पैसे सुनंदा जी के हाथ पर रखे। बहन जी, आपको ज़रूरत होगी, यह समय ऐसा ही है, रख लीजिए। तब सुनंदा जी ने वह पैसे उन्हें वापस करते हुए कहा, कैसी बात कर रही हैं आप, अगर हमें ज़रूरत होगी तब हम आपसे खुद कह देंगे, लेकिन अभी मैं यह पैसे नहीं रख सकती। तब मानसी के मम्मी ने वह पैसे मन मार कर वापस ले लिए, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे चलते टाइम बंस के हाथ पर ज़रूर रख दिए थे। तब सुनंदा जी या मानसी मना नहीं कर पाई। खुददारी के चलते उन्होंने समधन जी को तो मना कर दिया था, लेकिन अब यह बहुत बड़ा मसला था कि आगे का खर्च कैसे किया जाए, क्योंकि बैंक में जितने भी पैसे थे सब खर्च हो चुके थे। अब थोड़े बहुत ही पैसे बचे थे, उनमें अनिकेत की दवाइयाँ, उसको खिलाने के लिए फल फ्रूट वगैरह चाहिए थे। इन सब को देखते हुए रमाशंकर जी भी इधर उधर काम के लिए हाथ पैर मार रहे थे। जहाँ वह पहले पढ़ाया करते थे उन्होंने वहाँ भी पूछा, लेकिन हर जगह से मना हो गई। अब तो घर का राशन वगैरह सब खत्म होने को आया था। रीमा अपने ससुराल के किसी दूर की रिश्तेदार को लेकर आ गई थी और अपने मम्मी से बोली, मम्मी देखिए ना, मेरा तो भैया को देखे बिना मन ही नहीं लगता, इसलिए जो कहीं कोई भी भाई को देखने को कहता मैं उसे लेकर आ जाती हूँ। उसकी बात सुनकर सुनंदा जी का मन हुआ कि कह दें, रीमा अब बस तुम अपने घर रहो, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, फ़ोन पर ही हाल चाल पूछ लिया करो। लेकिन यह सिर्फ अपने मन में सोच कर रह गई, बेटी से कह नहीं पाई कि कहीं बेटी बुरा न मान जाए। मानसी रीमा और उसके ससुराल वालों को नाश्ता वगैरह करवा कर उनके लिए खाने की तैयारी करने लगी। घर में जितना भी सामान था उसी हिसाब से उसने खाना तैयार कर दिया और सबके आगे परोस दिया। रीमा ने सुनंदा जी से कहा, मम्मी जी आप भी मेहमानों के साथ खाना खा लीजिए, लेकिन सुनंदा जी पानी का बहाना करके किचन की तरफ आई तो देखा मानसी खाली पतीले से रोटी से पोंछ कर खा रही थी। यह देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्हें खांसी सी लगी, तो उनकी आवाज़ सुनकर मानसी उनकी तरफ पलटी और बोली, मम्मी कुछ चाहिए था क्या? तब सुनंदा जी ने कहा, हाँ वह पानी लेने आई हैं, और पानी लेकर मेहमानों के पास पहुंच गई। सबके कहने पर भी एक निवाला भी उनके मुंह में नहीं चला। वह बहाना करके उठ गई कि उनका पेट खराब है। इन हालातों को देखते हुए आज मानसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह सोच रही थी, हमारे माँ बाप हमें इतना किस लिए पढ़ाते हैं, घर में बैठने के लिए? उसने कितने सारे कोर्स किए हुए थे और शादी से पहले भी वह स्कूल में टीचर की जॉब कर रही थी। शादी होने के बाद वह अनिकेत और घर वालों के प्यार के आगे वह अपने इस सपने को तो भूल ही गई थी। उसका सपना था कि वह अपना बुटीक खोले, लेकिन अब तो यह मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही था।
उसने सोचा क्यों न वह फिर से अपनी टीचर वाली जॉब पर चली जाए और उसने अनिकेत से इस बारे में पूछा। अनिकेत उसकी बात सुनकर कुछ मायूस सा हो गया और कहने लगा, अगर मेरी ऐसी हालत ना होती तो तुम्हें नौकरी करने का सोचना भी नहीं पड़ता। तब मानसी ने बड़े प्यार से अनिकेत का हाथ पकड़ कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है अनिकेत, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, बल्कि मेरी गलती है कि मैंने पहले क्यों नहीं नौकरी करने के बारे में सोचा। यह हम लड़कियों की गलती है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हम कोई विपदा आने पर ही नौकरी करने की सोचते हैं। हमें पहले ही नौकरी करनी चाहिए, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए। लेकिन अब जो गलती हो गई है सो हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से अपनी टीचर वाली जॉब शुरू कर दूँ। उसकी बात सुनकर अनिकेत ने हाँ तो कर दी, लेकिन फिर बोला, हमारा बच्चा बहुत छोटा है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में तुम नौकरी कैसे करोगी। अनिकेत की बात सुनकर मानसी ने कहा, अनिकेत 4-5 घंटे की ही तो बात है, मैं मैनेज कर लूँगी, बस एक बार आप हाँ कर दीजिए। और फिर अनिकेत ने भी अपनी रजामंदी दे दी। मानसी ने अपनी फ्रेंड स्वाति को फ़ोन किया, जो उसके साथ शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती थी। वह अभी भी उसी स्कूल में जॉब कर रही थी। मानसी ने अपनी सारी परेशानी स्वाति को बताई। इत्तेफाक से कोई टीचर छुट्टी पर गई हुई थी। स्वाति ने उसे बताया और कहा कि वह प्रिंसिपल से बात करेगी, क्योंकि तुम यहाँ पहले पढ़ाती थी, इसलिए शायद वह तुम्हें यह जॉब दे दें। ठीक है, तुम बात कर लो और जैसा भी हो मुझे बता देना। अगर वह हाँ करती है तो कल मैं उनसे बात करने के लिए आऊँगी। यह कहकर मानसी ने फ़ोन रख दिया। मानसी सोचने लगी, पता नहीं यहाँ जॉब मिलेगी भी उसे या नहीं, उसे कहीं और भी ट्राई करना चाहिए। फिर उसने सोचा, नहीं, पहले यहाँ से जवाब मिल जाए तब कहीं और ट्राई करेगी। अब साल के बीच में कोई रखे या नहीं कुछ कह नहीं सकते। मानसी का मायका यहीं इसी शहर का था और ज़्यादा दूर भी नहीं था और स्कूल भी ज़्यादा दूर नहीं था, तो मानसी को वहाँ आने जाने में पहुँचने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसलिए मानसी ने सोचा कल देखते हैं कि क्या होता है। शाम होते ही स्वाति का फ़ोन आ गया और उसने बताया कि कल प्रिंसिपल ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। मानसी ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो बहू। मम्मी जी, मैं जहाँ पहले पढ़ाया करती थी वहीं पर फिर से पढ़ाने की सोच रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं अकेले कैसे सब संभालूंगी। मम्मी जी, आप तो जानती ही हैं इस वक्त पैसों की कितनी तंगी है और कहीं से कोई पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा, इसलिए मेरा यह करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात काम की, मैं सुबह को सारे काम करके चली जाया करूँगी, बस आप अनिकेत को टाइम पर दवा दे दीजिएगा और वंश का ध्यान रख लीजिएगा। दोपहर को आकर मैं खाना बना लूँगी। मानसी की बात सुनकर सुनंदा जी चुप सी हो गई और आगे कुछ नहीं कहा। तब मानसी ने भी उनकी खामोशी को रजामंदी समझकर बात आगे नहीं की और अगले दिन सुबह के सारे काम करके तैयार होकर प्रिंसिपल से मिलने स्कूल चली गई। प्रिंसिपल से बात करके पता लगा कि वहाँ की टीचर की शादी है, इसलिए उसने 3 महीने की छुट्टी ली है। अगर वह अपनी जॉब पर वापस आती है तब मानसी को यह जॉब छोड़नी होगी। तब मानसी ने यह सोचते हुए हाँ कर दी कि फ़िलहाल तो वह जॉब कर लेती है, फिर आगे कुछ और देखेगी। प्रिंसिपल ने कहा, चाहे तो वह आज से ही ज्वाइन कर सकती है। इस तरह मानसी ने वहाँ ज्वाइन कर लिया। वह सुबह सारे काम करके अनिकेत को नाश्ता कराकर, सुबह की दवाइयाँ देकर और वंश को फीडिंग कराकर स्कूल चली जाती और दोपहर से बाद में आकर खाना बनाना, अनिकेत की दवाइयाँ देना, उसका ध्यान रखना, सब कुछ करती। इसी तरह 4-5 दिन गुजर गए। एक दिन जब स्कूल का सारा स्टाफ लंच टाइम में एक साथ बैठा था, तब एक टीचर ने एक सूट निकाल कर दिखाया और बताया कि वह इसे एक बुटीक से लेकर आई है। और जब उसने उसकी कीमत बताई तो मानसी देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह सूट उतना ज़्यादा खास नहीं था और कीमत बहुत ज़्यादा थी। मानसी ने ध्यान से देखा, उस पर जैसा काम हुआ था वह सब काम तो मानसी ने अपनी फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के वक्त सब सीखा हुआ था और कुछ मानसी की मम्मी ने भी कढ़ाई सिलाई वगैरह भी उसे सिखाई थी। तब मानसी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपनी फ्रेंड स्वाति से कहा, स्वाति, मुझे 2000 रुपये चाहिए आज, मैं तुम्हें 10 दिन में वापस भी दे दूँगी। स्वाति वैसे भी शौक के लिए यह जॉब कर रही थी, वैसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने बिना कोई सवाल किए पैसे दे दिए और कहा, 10 दिन में क्या, तुम 20 दिन में दे देना, कोई जल्दी नहीं है। मानसी वह पैसे लेकर मार्केट पहुंची और वहां पर सूटों के डिज़ाइंस को काफ़ी बारीकी से देखा
और फिर उसी हिसाब से उसने कुछ धागे, कुछ और सामान और कुछ छापे के लिए कागज़ वगैरह लिए और कपड़ा लेकर घर आ गई। वसुंधरा जी ने उसके लेट घर आने पर उससे कुछ नहीं कहा। वह आजकल उसे कुछ नहीं कहती थी, वह बस ज़्यादातर चुप ही रहती थी। मानसी ने घर में घुसते ही देखा कि वंश का सिरेलैक इधर उधर गिरा हुआ है और उसके सॉफ्ट टॉयज़ भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं, और मम्मी जी ने सब्जी काटी होगी तो उसके छिलके भी पड़े हैं। आते के साथ ही मानसी ने हाथ मुंह धोए और पूरे घर की सफाई की। फिर वंश को हाथ मुंह धुलाकर उसे वसुंधरा जी को पकड़ाया और किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। रात में वंश के और अनिकेत के सोने के बाद वह धीरे से उठी और वह जो सामान लाई थी उसमें से कागज़ वगैरह निकाल कर डिज़ाइन बनाने लगी। कुछ इंटरनेट की मदद से और कुछ हाउसवेयर जो मार्केट में देख कर आई थी उन्हें ध्यान में रखते हुए उसने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया। अब इस डिज़ाइन को कपड़े पर उतारना था। उसने सोचा यह काम वह कल करेगी। 2-3 दिन की मेहनत के बाद जब सूट तैयार हो गया उसे अपने आप पर यकीन नहीं आया कि यह उसका कारनामा था। सूट बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगले दिन फिर रात को सबके सोने के बाद वह स्टोर रूम में सिलाई मशीन निकाल लाई जो उसकी मम्मी ने उसके दहेज में दी थी कि कभी न कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है, और सूट सिलने बैठ गई। खटर पटर की आवाज़ से वसुंधरा जी ने बाहर निकल कर देखा तो वह सूट सिल रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप जाकर लेट गई। अगले दिन मानसी तो सारे काम करके स्कूल चली जाती है। इधर सुनंदा जी के पास उनकी पड़ोसन बिमला ताई आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी बहू के बड़े मज़े हैं, बीमार पति से जान छुड़ाकर नौकरी करने चल देती है। बीमार बेटे और पोते को तुम ही सब संभालो। यह कोई तुम्हारी उम्र है काम करने की? तुम्हारी बहू से तो इतना भी नहीं होता कि घर में रहकर अपने पति और अपने बच्चे की और बूढ़े सास ससुर की देखभाल करे। सुनंदा जी सुनकर कहती हैं वह मेरी मर्जी से काम कर रही है और वह घर के सारे काम करके जाती है और आकर फिर से काम करने लग जाती है। इतने थके होने के बावजूद भी घर फैला देखकर या काम करते हुए उसके माथे पर एक भी बल नहीं पड़ता। और तुम मेरी बहू के बारे में ऐसी बातें कैसे बना सकती हो? जाओ पहले अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू फेरो। तुम्हारी बहुएं तुम्हें बाहर निकालने को तैयार हैं और तुम दूसरे के घरों में ताका झाकी करती हो। बिमला ताई को सुनंदा जी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह मुंह बनाकर उठ खड़ी होती हैं और बड़बड़ाती हुई चल देती हैं। बुढ़िया सठिया गई है। उनकी बड़बड़ाना सुनकर वसुंधरा जी कुछ नहीं कहती। तभी थोड़ी देर बाद ही उनकी बेटी रीमा घर आती है। वह अपनी माँ से कहती है मम्मी देखो ना भैया कितने कमज़ोर हो रहे हैं, और देखो यहाँ वहाँ घर भी कितना गंदा हो रहा है, लेकिन भाभी को तो कोई परवाह नहीं। वह तो मज़े से बाहर मटर गश्ती करती फिरती हैं। ऐसे समय में उन्हें भैया की देखभाल करनी चाहिए और वो नौकरी के नाम पर घूमती फिरती हैं। क्या अनिकेत फिर से पैरों पर खड़ा हो पाएगा? क्या इस परिवार को मानसी की अहमियत समझ में आएगी? क्या वसुंधरा जी अपनी बेटी रीमा की अक्ल ठिकाने लगा पाएंगी? क्या मानसी का बुटीक चल पाएगा और अनिकेत का इलाज अच्छी तरह से हो पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आप इस कहानी का अंतिम भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।